पवन वाघ एकेडमी में। दोस्तों आज से हम स्टैंडर्ड 9 के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड 9 का जो पहला चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन किसने लिया था, क्यों किया था, ये इसका भी इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इसको कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ये ढूंढ के निकाले थे लॉज ऑफ मोशन। मतलब हमारे नेचर में जो भी कुछ आसपास चीज़ें होती है वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर या फिर किसी लॉ के ऊपर वर्क करती है। मतलब स्काई नीला होता है, समंदर का पानी नीला क्यों होता है, या फिर वो सर आइजैक न्यूटन का फेमस किस्सा सुना होगा आपने कि सर पे एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। तो ये चीज़ें नेचर में पहले से ही होती आ रही है। तो बस साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ हो क्यों रही है, इसके पीछे का लॉजिक या लॉ जो है वो ढूंढ के निकालते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि साइंस के जो भी आपके लॉज हैं तो ऐसे ही बनते हैं। मतलब नेचर में पहले से ही वर्किंग में होते हैं, बस उनको ढूंढ के उनका स्टेटमेंट बनाना होता है। आप भी कर सकते हो, अगर आपके आजू बाजू कुछ है तो आप भी देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर की तरफ मुड़ने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं जूही राजपूत। आज से पवन वाघ सर के साथ में हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर स्टैंडर्ड 9। तो दोस्तों देखते हैं पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन मतलब क्या, हर वो चीज़ जो मूव करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट विथ मोशन। ठीक है, तो आपके आसपास बहुत सी चीज़ें होंगी जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती है अपनी जगह, अपनी पोजीशन। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स आपके इर्द गिर्द देख लो। आप खुद एक चलता फिरता एग्जाम्पल हो। ठीक है, अगर आप एक जगह पे बैठे, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे क्या, नहीं, आप क्या करेंगे, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, कुछ देर बाद चल के जाएंगे, किचन में जाएंगे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी जगह चेंज कर रही है। तो ये कहा जाएगा आपकी बॉडी इज इन मोशन। आपकी जो बॉडी है दैट इज इन मोशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी की बुक से लिए गए हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक है हमारी, उसी से हमने ये एग्जांपल्स लिए। फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, पंछी का उड़ना, ये भी एक एग्जांपल हो गया। मूविंग ट्रेन, ये देखो यहाँ पे पहला वर्ड ये मूविंग ट्रेन। मूविंग मतलब चलती हुई रेलगाड़ी। अगर कोई रेलगाड़ी खड़ी है पटरी पे, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो वो मूविंग ट्रेन नहीं हुई। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे रेलगाड़ी खड़ी है तो उसके अंदर मोशन हुआ क्या, नहीं, वो स्टेडी है अपनी जगह पे, स्टेबल है, इसलिए उसके अंदर मोशन नहीं है। लेकिन वो जब प्लेटफॉर्म से चल पड़ेगी तो वो हो जाएगा मोशन। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ठीक है, पत्ते उड़ते हैं हवा के साथ में, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। अ स्टोन रोलिंग डाउन अ हिल, पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है हिल के ऊपर से। ठीक है, छोटी सी हिल है, छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर से एक पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है, वो भी मोशन का ही एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप आपके सराउंडिंग में भी ढूंढ सकते हो। दोस्तों बात क्या है कि जब आप साइंस को अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करना सीख जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है लॉज को मतलब आपके लॉज जो है उनका वर्किंग समझना इजी हो जाता है आपके लिए, जब आप उनको आपके सराउंडिंग की चीज़ों के साथ में रिलेट करना सीख जाते हो। तो यही हम सीखने वाले हैं अभी आगे। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो होती है वो हमें नज़र भी नहीं आती और उनके अंदर मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर है या फिर विंड है, एयर नहीं कह सकते, विंड, चलती हुई हवा को हम विंड कहेंगे ना। तो जब ये एयर इन मोशन होती है, विंड जब चलती है जोरों की, तो क्या होता है, आप उसको फील कर सकते हैं कि कितने जोरों से हवा चल रही है। तो यही है कि कुछ चीज़ें दिखती है मोशन और कुछ की नहीं। ओके, अगला पॉइंट है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, एक जैसा ही लग रहा है सुनने में, तो डिफरेंस क्या है दोनों में वही देखने जा रहे हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब एक्चुअल में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, जितना लेंथ आप कवर करेंगे दैट इज योर डिस्टेंस। ये सिंपली आपका जो लेंथ का यूनिट है, मीटर्स है, किलोमीटर्स है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी आपका यूनिट है लेंथ का, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर। लेकिन
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। मतलब अगर आप सपोज कोई पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो किसी पॉइंट तक जाके आप रुकेंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने कितनी दूरी, कितनी जगह चेंज की, पोजीशन आपने कहाँ तक चेंज की है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस मीन्स सिंपली आपने कितना लेंथ कवर किया है उसको कहेंगे हम डिस्टेंस। तो ये एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर है, आपके बुक से ही लिया गया है। तो अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करती हूँ, पॉइंट ए से अगर मैंने स्टार्ट किया लाइक दिस, तो ये बी पॉइंट पे अगर मैं जाकर रुकती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जब ये कर्विंग पॉइंट है, ये कर्विंग नेचर का जो मेरा लेंथ मैंने कवर किया है, तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। मतलब ए से बी तक का जो मैंने ये लंबा रूट तय किया है दैट इज माई डिस्टेंस। उतना मैंने डिस्टेंस कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अगेन मैं रीड करती हूँ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। देखो मिनिमम डिस्टेंस, अभी ए और बी को जोड़ने वाला मिनिमम डिस्टेंस का जो लाइन है वो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अभी इसको देखते हैं इसके साथ में, एग्जाम्पल के साथ में। एक्चुअली ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। सपोज शीतल नाम की एक लड़की है। तो शीतल क्या करती है? शीतल उसकी फ्रेंड के साथ में स्कूल जाती है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जाते हो उसी तरह शीतल भी जाती है। तो वो क्या करती है? शीतल पहले जाती है अपनी फ्रेंड संगीता के घर, फिर उसके बाद में दोनों मिलकर जाते हैं स्कूल। ओके, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना कवर होता है? मतलब शीतल यहाँ से स्टार्ट करती है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वो चल के कितना जा रही है? शीतल का देखते हैं, दोनों भाई बहन है यहाँ पे, शीतल और प्रशांत। तो शीतल का पाथ क्या हुआ? वो 500 मीटर पहले जा रही है संगीता के घर की तरफ। मतलब यहाँ पे कितना आया? 500 मीटर ये, और उसके बाद में संगीता के घर की तरफ से स्कूल की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो 1200 मीटर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो 1200 मीटर हो गया। तो टोटल उसने कितना कवर किया? 500 प्लस 1200 मतलब डिस्टेंस संगीता ने कितना कवर किया टोटल? यहाँ तक 500 और आगे से 1200, मतलब 1200 प्लस 500 इज इक्वल टू 1700 मीटर्स। ठीक है, 1700 मीटर्स डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अभी डिस्प्लेसमेंट का अगर देखा जाए कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, अभी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये था और एंड पॉइंट क्या है? स्कूल है। तो ये बीच का पाथ छोड़ के मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा जोड़ने के लिए? तो हमने एज ए डायगोनल हमने उसको ज्वाइन किया। ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है ना ये शेप, तो हमने एज ए डायगोनल उसको कनेक्ट कर दिया। तो मिनिमम डिस्टेंस हमको कितना मिला? 1300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 1300 मीटर। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर बार अलग अलग आए ये जरूरी नहीं। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो दोनों का जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन बस शर्त ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों एक नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जब अलग अलग हैं और आपका ऑब्जेक्ट सीधे सीधे ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होंगे। लेकिन अगर आपका पाथ आड़ा तिरछा है या फिर आप पाथ अगर डायरेक्शन आपकी चेंज होती है हर बार, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग ही आएंगे। ये देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा डिस्टेंस कितना आया 1700 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना आया 1300 मीटर्स। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यहाँ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके साथ में हम कोशिश करते हैं कि हमको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना अंडरस्टैंड आपने किया है, साथ साथ करेंगे। एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक्स राउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग रेडियस ऑफ 100 मीटर्स। यहाँ पर रेडियस आपको दिया गया है 100 मीटर्स, मतलब वो एक सर्कुलर पाथ है। समझो पार्क के अराउंड एक सर्कुलर फील्ड बना है, तो उसके अंदर स्वराली रोज वॉक करने जाती है, तो उसका रेडियस है 100 मीटर्स। If she starts from the point A and takes one round, how much distance has she walked and what is her displacement? दोनों पूछा गया है यहाँ पे, देखिए मैंने अंडरलाइन पहले ही कर दिया है। How much distance, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये देखते हैं यहाँ पर, ये है आपका पॉइंट A से उसने स्टार्ट किया
और घूम के 1 राउंड कंप्लीट करके वो ए पर ही आ गई। और यहाँ पे रेडियस दिया है, आर फॉर रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो जितना वो स्वराली कंप्लीट चल के गई है वो है आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आपको कितना आएगा, पेरीमीटर इतना आएगा, मतलब पाई डी या फिर 2 पाई आर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू 100 क्या आया, 200 पाई। पाई का वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस जितना स्वराली चल के गई थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आया, फिर से याद कीजिए डेफिनेशन में हमने देखा था कि डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट क्या है, तो ए से स्टार्ट किया स्वराली ने और ए पर ही आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों तो एक ही हो गए। तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। डिस्टेंस अगर 0 हो गया दोनों के बीच का, तो अपने आप डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 0 आया। अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P गोज टू पॉइंट Q, P से Q तक जा रही है, एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट P अगेन। ठीक है, फिर से वापस क्या कर रही है वो, पहले कार जा रही है P से Q की तरफ, एंड देन रिटर्न हो रहा है कार आपका Q से P की तरफ। हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अभी ये पूरी जो लेंथ है आपकी P से Q के बीच की, तो उसको मैं L से डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस L। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ये देखो, पहले P से लेकर यहां तक गया और फिर वापस Q से लेकर P तक आया, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका ट्वाइस L। अभी ट्वाइस L क्यों लिया मैंने, पहली बार गए L डिस्टेंस कवर किया, दूसरी बार आए तो L डिस्टेंस कवर किया, इसलिए ट्वाइस L। ओके, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का जो है उसके अंदर का मिनिमम डिस्टेंस। अभी वो P से स्टार्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर P से स्टार्ट कर रहा है आपका कार, उसके बाद में Q से जाके रिटर्न, मतलब ऐसे जा रही है और वापस यहीं पे आ रही है, घूम घाम के P पॉइंट पे वो आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपने आप, 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सिमिलर है। तो ये आप बातें ध्यान में रखिए, जब आपको एग्जाम्पल ऐसे घुमा के पूछा जाएगा ना, तो ये आप याद रखना। देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, कैन यू रिकॉल। अभी ये जो पीछे हमने पिछली स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स है। ठीक है, वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, आपको याद है क्या, ये भूल गए, अगर भूल गए तो याद दिला दें। अच्छा, वेक्टर्स में क्या होता है, एक्चुअल में जो भी कोई मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी होती है, हर वो चीज जिसको आप गिन सकते हो, किसी भी मैटर्स को, मतलब दूध है, पानी है, या फिर किसी चीज का लेंथ है, थिकनेस है, जो भी चीज आप गिन सकते हो वो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी दिया जाता है तो उसको कहेंगे वेक्टर्स। ठीक है, मतलब जब मैं अभी लेंथ का ही ले लो, अगर मैं 5 मीटर चल के गई और मैंने अगर डायरेक्शन मेंशन किया कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर चल के जा रही हूँ या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर में चल के जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन मेंशन किया, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया मैं 5 मीटर चल के आ गई, 5 मीटर चल के आ गई, तो इसमें मैंने डायरेक्शन बताया क्या, नहीं मेंशन किया। तो जब ऐसे होगा तो ये बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी, सपोज वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, बहुत है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। स्केलर्स क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगला देखते हैं, विच ऑफ द क्वांटिटीज, आपके लिए क्वेश्चन, क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर्स। तो पहला वाला देखते हैं, डिस्टेंस। आप बताइए, आपको बताना है डिस्टेंस जो है
वो सिर्फ हमने देखा था पहली बार कि डिस्टेंस हम एज ए लेंथ का ही यूनिट लेते हैं। तो डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है इसलिए एस लिख देती हूँ यहाँ पर। अभी स्पीड लेते हैं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम। स्पेसिफिक जो भी आपका टाइम होगा तो उस टाइम में आपने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो गया आपका स्पीड। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी मीन्स आपकी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा डायरेक्शन बताते हैं हमारी, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। टाइम, टाइम आपके टाइम अदर चीजों पे डिपेंड करता है कि टाइम सिंपली आप सेकेंड्स में दे सकते हो, मिनट्स में दे सकते हो, आवर में देते हो। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे स्केलर लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में आप हमेशा क्या करते हैं? डायरेक्शन भी बताते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर ऐसे एक एरो बताया जाता है, ठीक है। सपोज कोई भी एक्स जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम एरो इंडिकेट करते हैं, तो ये एरो जो है वो डिनोट करता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसको डायरेक्शन भी है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा वेलोसिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये काम की चीज है, इसको अंडरलाइन हम कर लेते हैं पहले। पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गया। बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अभी यूनिट टाइम मतलब क्या? यूनिट मतलब एक और टाइम मतलब क्या? कोई भी ले सकते हो आप, 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 मिनट या फिर 1 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी ये देख लो, ये डेफिनेशन, ये देखिए ये अंडरलाइन वाला टर्म, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यही टर्म यहाँ पे पुट कर दिया है। और फिर डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। तो ये याद रखना, वेलोसिटी जो है वो रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट से, और वो जो आपका स्पीड होता है वो रिलेट करता है डिस्टेंस से। तो वो भी देखेंगे हम आगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला है v फॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज योर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम s यूज करते हैं, ठीक है, स्मॉल s, एंड t फॉर योर टाइम। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा स्पीड। स्पीड ये भी वेलोसिटी रिलेटेड ही फोनोमेना है, लेकिन थोड़ा अलग है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। टोटल डिस्टेंस मतलब कुछ टाइम होगा आपका, 2 घंटे, 4 घंटे, जो भी आपका टोटल टाइम है, उस टाइम में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम कहेंगे स्पीड। तो स्पीड ये जो है डिस्टेंस रिलेटेड फोनोमेना है। ये देखिए इसकी डेफिनेशन में डिस्टेंस रिलेटेड फोनोमेना है, और वेलोसिटी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड फोनोमेना है। तो ये देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम रिक्वायर्ड। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कुछ 50 मीटर अगर मुझे चल के जाना है तो जरूरी नहीं है कि 1 मिनट या 1 ही घंटा लगे, ज्यादा भी लग सकता है या फिर कम भी लग सकता है। तो जो भी मेरा टाइम रिक्वायर्ड है तो वो होगा मेरा टाइम रिक्वायर्ड की जगह पे वैल्यू। अभी दोस्तों इनका यूनिट देखते हैं। अभी देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम किस में गिना था? हमने मीटर्स में गिनते, ठीक है, और टाइम हमेशा सेकेंड्स में। तो यूनिट बन गया इसका एसआई सिस्टम। वेलोसिटी का एसआई सिस्टम में और स्पीड का भी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, ये याद रखिए कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। एसआई सिस्टम, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब
जो आपके यहाँ पे यूनिट सिस्टम है, मतलब अगर यहाँ का 1 मीटर है, भारत में 1 मीटर जो है वही ब्रिटेन में भी 1 मीटर ही रहेगा। उसके बाद में जो लेंथ आप 1 मीटर कपड़े का गिन के लेके जाओगे और अगर अमेरिका में बताओगे कि ये डिस्टेंस कितना है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो वो कहेगा भाई ये 1 मीटर है। तो ये जो है सिस्टम गिनने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं उसको कहते हैं हम सिस्टम इंटरनेशनल। अगला है वाइल इन सीजीएस सिस्टम। अभी सीजीएस मतलब क्या है? सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में इसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डिस्टेंस मैंने लिया सेंटीमीटर्स में या फिर डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया सेंटीमीटर्स में और टाइम मैंने सेकेंड्स में ही कैलकुलेट कर लिया। तो स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके डेफिनेशन में आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। सो दोस्तों ये ऑलवेज रिमेंबर वाले पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, आपके बहुत काम का है ये स्लाइड। अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो एक तरह से स्पीड ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं। वेलोसिटी में क्या होता है, एक तरह से स्पीड ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्शन जो है वो मेंशन करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑब्वियसली हमने जो डेफिनेशन देखा, जो एग्जांपल देखे, उसके अंदर वेलोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है स्पीड और डायरेक्शन पे, दोनों पे। और चेंज कैसे होती है? तो चेंज के लिए भी फोनोमेना है यहाँ पे, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। सिंपली आप क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर बाइक तो आप नहीं चलाते होंगे एक्चुअली, साइकिल चलाते हैं। तो अगर आप स्पीड से साइकिल चला रहे हैं और सडनली स्पीड ब्रेकर आता है तो आप क्या करोगे? सीधा रास्ता एकदम स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर आप साइकिल चला रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आने के बाद आप क्या करते हैं? अपना स्पीड कम कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन आपका जो है वो सेम है, लेकिन आप क्या करते हो? स्पीड कम कर लेते हो, मतलब डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी। उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर आपका स्पीड चेंज हुआ तो आपका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। आप क्या करोगे? स्पीड से जा रहे हो, लेकिन स्पीड ब्रेकर आने के बाद आप रुकते हो, फिर धीरे से उसको क्रॉस करके फिर अपने आप ओरिजिनल जो स्पीड था उसके ऊपर आप आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? स्पीड चेंज होने की वजह से आपका वेलोसिटी भी चेंज हो गया। मतलब डायरेक्शन तो स्टेडी ही था, लेकिन ये आपका चेंजिंग था, ठीक है, चेंजिंग था। तो इसकी वजह से आपका वेलोसिटी भी चेंज हो गया। चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम। चेंजिंग द डायरेक्शन मतलब आप रास्ते से जा रहे हो और एकदम से कोई मोड़ आया, शार्प टर्न आ गया, तो आप क्या करोगे? आपकी स्पीड सेम रखते हुए क्या करोगे? सिर्फ टर्न कर रहे हो अपने व्हीकल को, तो इसको कहेंगे चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम। तो यहाँ पे भी क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी बॉडी की, ठीक है। तो अगला पॉइंट है चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों आप साथ साथ जब चेंज करते हैं तो आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ कांस्टेंट्स आपको दिए हैं, मतलब पहले से ही जो प्री डिटरमाइंड वैल्यूज होती है, बहुत सी चीजें जो होती है वो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? पहले से ही खोज के रखते हैं। तो ये उसमें से कुछ चीजें आपकी बुक में दी है। मे भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं, एका वाक्यात उत्तर द्या, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो होते हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर ये आ सकते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, एक बार रीड करते हैं साथ साथ। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 342 मीटर्स पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ ड्राई एयर, स्पीड ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की जो गति है आपकी सूखी हवा में, ध्वनि की गति, तो वो है 343 इंटू 2 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब सोचिए करीब करीब 350 मीटर ट्रैवल करती है हमारी वॉइस एक ही सेकेंड में। स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक्चुअली ये
10⁸ है ऊपर, मतलब 10 के ऊपर और 8 जीरो लगेंगे यहाँ पे। तो लाइट का स्पीड कितना हुआ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सोचिए, इसी वजह से हमारी सूरज की जो रोशनी है वो हम तक के ट्रैवल करके आती है, और इतनी नहीं, बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो ये हो गया आपका लाइट और स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब सूरज के इर्द गिर्द जो घूमती है हमारी पृथ्वी, तो उसकी स्पीड दी है हमको, बाप रे सोचिए 29,770 मीटर्स पर सेकेंड। सोचिए अराउंड लगभग 30,000, ठीक है, लगभग 30,000 मीटर्स घूमती है, कितने, एक ही सेकेंड्स में। तो स्पीड आप इमेजिन कीजिए अर्थ का भी, और इसको याद कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज में भी आपको आ सकती है एग्जाम में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अगला हमारा पॉइंट है। इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time interval, then it is said to be moving with uniform speed। अभी क्या होता है कई बार दोस्तों कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो स्पेसिफिक टाइम में, मतलब समझो उसने पहले 5 सेकेंड में, अभी हम क्या करेंगे देखते हैं। अभी मैंने 0 to 3 सेकेंड्स में मैंने क्या किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर कवर किया। फिर उसके बाद में अगले 3 सेकेंड, मतलब 4 से 6 सेकेंड्स के अंदर मैंने क्या किया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले मतलब 7 to 9, 7, 8, 9 सेकेंड्स में मैंने और 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये 3 सेकेंड, ये भी 3 सेकेंड और ये भी 3 सेकेंड, मतलब इक्वल टाइम है। ये देखो टाइम क्या हो गया, इक्वल हो गया यहाँ पे। तो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो भी इक्वल, ये देखो 5 मीटर 5 मीटर, तो इक्वल डिस्टेंस हो गए। तो इक्वल टाइम में जब मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करूंगी तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और इसके उल्टा अगर टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो है वो अलग अलग अगर मैं कवर करूंगी। सपोज मैंने यही एग्जांपल में, मतलब पहले 3 सेकेंड में मैंने क्या किया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद मैं थक गई चलते चलते तो मैंने 2 ही मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर अगले 3 सेकेंड में मैंने क्या किया, मैं बैठ गई एक ही जगह पे, मैं स्टेडी पोजीशन में बैठ जाती हूँ, तो मैंने 0 मीटर कवर किया। तो क्या हुआ यहाँ पे, डिस्टेंस क्या हो गए, अनइक्वल डिस्टेंसेस हो गए, लेकिन टाइम इंटरवल तो इक्वल ही है, 3 सेकेंड 3 सेकेंड 3 सेकेंड। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हमने। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ व्हीकल बीइंग ड्रिवन थ्रू हेवी ट्रैफिक। तो हेवी ट्रैफिक में जब आपकी कार या फिर कोई भी चीज़ खड़ी होती है तो क्या होता है एक्चुअल में कि समझो हेवी ट्रैफिक में कार फंस गई, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा अगर जैसे ही ट्रैफिक खुलता है आप क्या करोगे, स्पीडली आगे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 10-12 मीटर एक ही टाइम में आप ट्रैवल कर लेते हैं। फिर उसके बाद में समझो 20-25 मिनट तक की गाड़ी अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे के पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में ज़रूर कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।